साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी साथी प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। बात हम लोग करेंगे, चर्चा होगी। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस से होती है और साथ ही साथ आप सभी को एक जागरूकता प्रदान करती है। जो भी जानकारियां आपको लंबे समय तक न्यूज के माध्यम से ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस जानकारी को हम 8 से 10 मिनट के अंदर कैलकुलेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हैं। इस वीडियो को केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से ही लिया करिए। ऐसा नहीं कि मेरा कोई न्यूज़ चैनल हो और मैं आपको न्यूज़ देने का काम करता हूँ। बात करेंगे जो इन दिनों माहौल गर्म हुआ है, पिछले दिनों से यानी कि कल परसों से जो माहौल गर्म हुआ है, जिसमें अमेरिका ने कहा है भारत को कि आप रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की मोहलत मेरी तरफ से पाते हैं। अब ये सियासी दंगा हो गया है इस मामले पर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैं प्रदान करूंगा। क्या कुछ है मामला, युद्ध का सीधा असर, भारत तैयार है, क्या भारत अमेरिका से डर गया, रियलिटी चेक होगा, और भारत का आयल मास्टर प्लान क्या है जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत, कैसे ये कंट्रोल करेगा अपनी व्यवस्था को, कंट्रोल होगा भी या युद्ध का प्रभाव इसके ऊपर दिखाई पड़ेगा। इन तमाम बातों की चर्चा हम सभी लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। जानकारी को आप सभी लोग को 8 से 10 मिनट तक आप सभी को संपूर्ण जानकारी में देने का प्रयास करूंगा। बात करेंगे हम सभी लोग भारत का तेल व्यापार और भू राजनीतिक, समुद्र से पेट्रोल पंप तक का जो सफर है वो कैसे होगा, आयात, कूटनीति और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो सेशन के अंतर्गत आप सभी को इसी जानकारी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारत की ऊर्जा की वास्तविक स्थिति के बारे में आप सभी को अवगत करा दें कि दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है भारत। यह आप सभी को पता होगा। भारत के पास अपने कच्चे तेल के भंडार बहुत कम हैं। अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक रूप में जो भारत के पास भंडार उपलब्ध होता है वो मात्र 15% है। 85% भारत इंपोर्ट करता है, आयात करता है कच्चे तेलों को। क्लियर ये गणित? और भारत में जो आयात करने वाली कंपनियां हैं, प्रमुख खरीदार कौन कौन से हैं जो भारत में खरीदते हैं? तो बात करें सरकारी तेल रिफाइनरी जो कंपनियां हैं जो सरकारी लेवल पर खरीदने का काम करती हैं, उसमें आईओसीएल है, बीपीसीएल है और एचपीसीएल है। प्राइवेट कंपनी की बात करें जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री है और नायरा एनर्जी है। बहुत जगहों पर आप नायरा के पेट्रोल पंप भी पाते होंगे जहां से आप पेट्रोल डलाने का काम करते होंगे, है ना। और ये चर्चा रहती है कि क्वालिटी बड़ी अच्छी आती है उसकी। फिलहाल भारत में जो प्रमुख कंपनियां और खरीदार हैं वो ये हैं। सरकारी स्तर पर जो तेल खरीदने का काम करते हैं वो ये 3 कंपनी हैं। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी ये खरीदने का काम करते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। तेल खरीदने के जो तरीके हैं वो 2 मुख्य तरीके हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है। देशों के साथ कई सालों तक एक निश्चित मात्रा में तेल खरीदने का समझौता होता है। इसमें ज्यादातर खाड़ी देश शामिल होते हैं। खाड़ी देश में वो जो 6 से 8 अरब कंट्री शामिल हैं वो, हाँ, उसमें कुवैत हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। खाड़ी देश जो 8 से 10 खाड़ी देशों का समूह है, वही उनके साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। देशों के साथ कई सालों तक एक निश्चित मात्रा में तेल खरीदने का साझा समझौता किया जाता है। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है वो स्पॉट मार्केट का तरीका होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की रोजमर्रा की कीमतों और तुरंत उपलब्ध डिस्काउंट के आधार पर खरीदा जाता है। रूस से ज्यादातर तेल इसी तरीके से खरीदा गया है। अभी तक रूस से ही लगातार तेल खरीदा जाता रहा है। रूस से जितना भी तेल खरीदा जाता रहा है वो इस आधार पर, स्पॉट मार्केट के आधार पर खरीदा जाता रहा है। मतलब रोजमर्रा की कीमतों और तुरंत उपलब्ध डिस्काउंट के आधार पर खरीदा जाता है। देखा जाता है कि डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है तो मात्रा बढ़ा दी जाती है, तेल वहां से आयातित ज्यादा कर लिया जाता है। और जो खाड़ी देशों से समझौता है, जिसमें कि ईरान से भी मंगाया जाता रहा है, प्रमुख आयातित देश है, वहां से हम लोग प्रमुख तौर पर खरीदते रहे हैं। तो वो क्या है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, एक लंबा समय तक का समझौता होता है, एक निश्चित मात्रा में खरीदना है, उसकी एक डीलिंग की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये 2 बातें कन्फर्म हो गई। आगे अब आप समझते हैं बात को। समुद्र से रिफाइनरी तक का जो सफर होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल विशाल समुद्री जहाजों में भरकर भारत लाया जाता है। रिफाइनरियों में इसे साफ करके अंतिम उत्पाद बनाए जाते हैं। समुद्री जहाज जो हैं, कच्चा तेल समुद्री जहाजों के जरिए भारत में लाया जाता है और तेल उत्पाद बनाए जाते हैं। रिफाइनरी सेंटर में जब जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि रिफाइनरियों में साफ करके अंतिम उत्पाद बनाए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज का ईंधन जो होता है वो निर्मित किया जाता है।
अब आगे आप समझते हैं बात को। भारत के तेल सप्लायर युद्ध से पहले और युद्ध के बाद की कंडीशन देखिए। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया, जिससे सारे समीकरण बदल गए। हाँ, जब रूस का पश्चिमी देशों के साथ जो है वो समझौता खत्म हो गया, तब उसके पास एक अवसर मिला, उसने भारत को भारी डिस्काउंट दिया, तो भारत ने वहां से तेल खरीदना प्रारंभ किया। 2022 युद्ध से पहले की बात करें तो इराक, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, और रूस से 1% से भी कम मात्रा में तेल आता था युद्ध के पहले। लेकिन आज की कंडीशन ये हो गई कि भारी डिस्काउंट मिलने के कारण इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका ये शामिल हो गए आज के डेट में। अब अमेरिका की इजाजत वाली जो कंट्रोवर्सी है उसको आप समझिए क्या है। अमेरिका का एक नैरेटिव सेट किया गया अमेरिका द्वारा कि भारत जो भी कर रहा है वह अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। ये पूरी तरह से नैरेटिव सेट करने में सफल रहे। ट्रंप लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते रहे, चाहे वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध के दौरान जो युद्ध विराम की घोषणा की गई, उस मामले में कई बार उसने बोला कि मेरे कहने से युद्ध विराम हुआ है। और अब कंट्रोवर्सी एक नई इसने दे दिया है, कौन सा, कि भारत को इजाजत दे रहा हूं कि वो रूस से तेल खरीद सकता है 1 महीने के लिए। प्राइस कैप की बात करें तो अमेरिका G7 का नियम कि देश रूस से जो $60 प्रति बैरल से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा, रूस की कमाई को रोकने का प्रयास किया गया अमेरिका द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि अमेरिका का मानना ये था कि रूस का तेल व्यापार जब होगा तो उसके पास पैसे आएंगे, और इन्होंने ये आरोप लगाया कि रूस जो है पैसे जब आते हैं तो उससे हथियार बनाते हैं, और ये यूक्रेन को सप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे देशों को सप्लाई कर देते हैं जो युद्ध में भाग लेते हैं या युद्ध में भयावह स्थिति की तरफ युद्ध को लेकर के जाते हैं। ऐसे देशों को ये हथियार सप्लाई करते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो G7 या अमेरिका का एक नियम बनाया गया क्या, कि $60 प्रति बैरल से ज्यादा तेल कोई नहीं खरीदेगा अमेरिका से। अमेरिका का दावा है कि एरिक गारसेटी और अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। उनका तर्क है कि अगर रूस का तेल हटता तो वैश्विक कीमतें आसमान छूती। अमेरिका की सोची समझी नीति ने बाजार को स्थिर रखा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान टैरिफ की धमकियों के बीच अमेरिका इसी रियायत का राग आलापता रहा है। यह भी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे समझिए, भारत ने भी इस पर जवाब दिया है। भारत की तरफ से दो दलील दी जा रही है, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कोई इजाजत नहीं है, भारत एक संप्रभु देश है, आजाद देश है, पश्चिमी देशों के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों का हित, पहली जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को सस्ती ऊर्जा देना, पश्चिमी भू राजनीतिक खेलों का हिस्सा बनना नहीं है। बाजार की मजबूरी और एहसान नहीं है। यूरोप ने भी रूस से ऊर्जा खरीदा है, या राष्ट्रीय हित का फैसला था, अमेरिका की रियायत नहीं। फिलहाल ये भारत की तरफ से एक सफाई पेश की गई है, लेकिन ट्रंप ने तो ये बाकायदे घोषित किया ही है कि हमने छूट दी है, कि 30 दिनों तक आपको छूट है कि जो जहाज अभी मार्ग में है और वो आप तक पहुंचेंगे आसानी से, और आप उनका तेल निश्चित तौर पर खरीदिए। ये पूरी तरह से दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। फिलहाल भारत की तरफ से सफाई जारी की गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खलबली मची है। ईरान का दबदबा, कुओं, रिफाइनरियों पर हमले से उत्पादन रोकने का खतरा हुआ। हार्मुज जल डमरू मध्य, जो दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है, ब्लॉक होने पर उसकी भारी किल्लत। आपको पता होगा कि ये जो हार्मुज जल डमरू मध्य है, इसको ईरान ने कंट्रोल कर लिया है, और दुनिया का 20 से 30% जो आयल है वो इसी रास्ते से आयातित और निर्यातित होता है। तो इसको जब उसने कंट्रोल कर लिया है तो जाहिर सी बात है 20 से 30% जो दुनिया का तेल वो प्रभावित तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य में तेल नहीं मिलने के डर से बाजार में खलबली और कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं, और ये आपको दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए। 60 रुपए जो घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, और व्यावसायिक सिलेंडर के 115 रुपए दाम बढ़ गए। फिलहाल कंट्रोल है अभी डीजल और पेट्रोल पर। आने वाले टाइम पर इस पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा, निश्चित तौर पर प्रभाव आएगा ही आएगा। भारत पर सीधा असर, डॉलर और आयात बिल क्या हो जाएगा। 85% निर्भरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय झटके का सीधा असर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत में $1 की बढ़ोतरी, भारत का आयात बिल हजारों करोड़ रुपए बढ़ जाता है। अगर $1 भी बढ़ोतरी होता है तो भारत इतने झटके में आ जाता है। युद्ध के समय डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है। भुगतान डॉलर में होने के कारण उसी तेल के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो इसके कारण निश्चित तौर पर समस्या आएगी, प्रभाव आएगा। आप समझिए, जैसे बहुत से लोग तर्क ये दे रहे हैं
कि रूस से जब मंगाया जाएगा तो क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। ये बहुत सारे लोगों का तर्क है कि ईरान से ना मंगा करके अगर रूस से मंगाया जाएगा, तेल की आपूर्ति रूस कर देगा, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में तेल आ ही जाएगा, तो फिर क्या ही प्रभाव पड़ेगा, कैसे महंगाई बढ़ जाएगी। तो उसका लॉजिक आप समझिए, महंगाई कैसे बढ़ेगी, फिर भी बढ़ोतरी होगी। क्यों बढ़ोतरी होगी? क्योंकि युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटेगी ना, उसमें डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। उसकी स्थितियां अलग हैं, वो फिर सेपरेट सेशन के अंदर आपको समझाऊंगा, लेकिन स्थिति यही रहेगी। तो जब डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर होगा, तो बेशक उतना ही दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही खरीदा, लेकिन डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा, तो रुपया ज्यादा जाएगा। तो इसलिए जब रुपया ज्यादा जाएगा तो प्रभाव तो आएगा ही आएगा। यही तो लॉजिक है सीधा सीधा। अब ये तर्क देना कि ईरान से नहीं आ रहा है, आपूर्ति रूस से हो रही है, सबसे ज्यादा हम रूस से ही मंगा रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है यार, तेल में दिक्कत नहीं होगी, मात्रा में दिक्कत नहीं होगी, आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो उस दौरान आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो तो प्रभाव आएगा ही। और उसका प्रभाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। वो अलग बात है कि सरकार उसको कंट्रोल कर ले अपने टैक्सेस कम करके, या अपने तरीके से सरकार उसको कंट्रोल करके आम नागरिकों तक वही में उपलब्ध करवाए। और यदि ऐसी मंशा होती तो जाहिर सी बात है, गैस का दाम तो बढ़ता नहीं। अब आगे आप समझिएगा बात को। भारत में हर दिन कैसे तय होता है दाम, उसको देखिए। भारत की सरकारी तेल कंपनियां जैसे आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, हर सुबह 6 बजे नए दाम जारी करती हैं। फार्मूला है कि पिछले 15 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की औसत कीमत प्लस डॉलर रुपए की जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, इसको ध्यान में रखते हुए नियमों के अनुसार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर भारत में भी हर दिन दाम बढ़ने चाहिए। इस कारण से भारत में फ्लक्चुएशन बना रहता है, स्थिति बनी रहती है। तो अब आगे समझिएगा बात को। असल सच्चाई क्या, तुरंत दाम बढ़ेंगे? सैद्धांतिक रूप से दाम तुरंत बढ़ने चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल तौर पर सरकार का इसमें बड़ा रोल होता है। वही बात हमने पीछे समझाया, कंपनियों पर रोक लग जाए, अंडर रिकवरी, सरकार तेल कंपनियों को दाम ना बढ़ाने और खुद नुकसान सहने का निर्देश दे देती है। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल बना रहेगा, जिससे आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। टैक्स में कटौती हो सकती है। युद्ध लंबा खींचने पर सरकार जो है आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए पेट्रोल डीजल पर अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर सकती है, इससे दाम कंट्रोल हो जाएगा। सरकार को तो झेलना ही है, सरकार को झेलना है, लेकिन आम जनता तक सरकार चाहेगी तो इन व्यवस्थाओं के तरीके से वो कंट्रोल बनाए रख सकती है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक ये भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। निष्कर्ष में आगे क्या होगा कि इजराइल ईरान युद्ध से कच्चे तेल के दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जो है शार्ट टेंशन होगा, सरकार बचाव कर लेगी। अगर तनाव छोटा हुआ तो सरकार शायद दाम ना बढ़ने दे और खुद नुकसान सह ले। लेकिन अगर ये युद्ध और लंबा खींचा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना लंबा खींचेगा, तो लंबे युद्ध में दाम वृद्धि होगी निश्चित तौर पर। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा और संपूर्ण महंगाई आ जाएगी। केवल तेल की ही बात नहीं है, उसमें ओवरऑल कास्ट महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेल ईंधन के रूप में है, तो वो सारी चीजों को तो उसी के माध्यम से आयात और निर्यात को संभाला जाता है। जो सामान का आना जाना होता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो डीजल पेट्रोल ही तो ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में पड़ता है। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल महंगाई होगी। ना सिर्फ तेल की बात की जाती है, ओवरऑल आएगा यहाँ पर। अंतिम परिणाम, महंगे तेल का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पर पड़ता है, जिससे हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ओवरऑल कैलकुलेशन ये समझ में आ गया होगा। अमेरिका नैरेटिव सेट कर रहा है, नैरेटिव सेट करके वो एक दबाव मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, और वो दबाव भारत से ज्यादा रूस पर मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है। भारत से ज्यादा उसका नैरेटिव रूस को दबाने का है, रूस को धमकाने का है कि हम कह रहे हैं इसलिए भारत खरीद रहा है, हम रोक देंगे तो भारत नहीं खरीदेगा रूस को, रूस से तेल। फिलहाल भारत संप्रभु देश है, भारत का अपना निर्णय होना चाहिए और इस पर खुल करके सामने अपनी बात रखनी भी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, हम लोग घर बैठे बहुत सारी चीजों को नहीं एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। जो व्यक्ति जहां पर होता है, जिस पद पर होता है, उस पद पर आने वाले दबाव, आने वाली विसंगतियां और जो भी सुविधाएं होती हैं, गैर सुविधाएं होती हैं, उनको वो समझ पाते हैं बेहतर तरीके से। हम सभी लोग एक निष्कर्ष पर, एक कैलकुलेशन पर पहुंच सकते हैं, एक बातचीत कर सकते हैं और एक नजरिए को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस सेशन में इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।